सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं और आज सब लोगों के साथ एक लाइव शो करने की हम लोग ने एक ट्राई की है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे जो पीसीओडी और पीसीओएस जो है वो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। इसके बहुत सारे मिथ्स भी हैं, इसके बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं। इस पर हम लोग आगे एक चर्चा करेंगे। पहले ही बता दूं कि मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं और यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे तो हम कोई शायद मेडिसिन ना प्रिस्क्राइब कर पाएँ, क्योंकि आप लोगों के मिथ्स और फैक्ट्स जो हैं, जो डाउट्स हैं, वो हमें क्लियर करने हैं। अगर हमारी कोई एडवाइजेज होंगी तो हम ज़रूर देंगे। हमारे साथ जो हमारे कंसल्टेंट हैं वो भी आपके साथ में रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो हमारे कमेंट है, अगर आपने क्वेश्चंस कुछ पूछने हैं तो अपने जो कमेंट बॉक्स में है आप लिखते रहें। मैं कोशिश करूँगा कि उन सबको मैं सॉल्व करूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पीसीओडी है या पीसीओएस है वो है क्या चीज़। तो पीसीओडी को समझने के लिए हमें थोड़े से पहले जो फीमेल्स होती हैं उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना पड़ेगा। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए आप एक छोटा सा कॉमन, मैं आम भाषा में आपको समझाता हूँ कि जो महिलाएं होती हैं उसमें लगभग 12 से 13 साल की उम्र में मेंसेस आने शुरू होते हैं और 40 से लेकर 45 के साल के बीच में वो मेंसेस आने बंद हो जाते हैं। जो नेचर का फिनोमिना है उसके हिसाब से जो हमारी छोटे जो ओवरीज होती हैं फीमेल के अंदर, वो लगभग 2000 से लेकर के 2500 तक अंडों को लेकर के पैदा होती हैं और ये धीरे 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 करके ग्रो होते हैं। मतलब पूरे टेन्योर के दौरान लगभग इतने अंडे तो नहीं निकल पाते, लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम इनमें से यूज हो जाते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें फीमेल जेनाइटेलियाज की, तो वहाँ एक यूट्रस है, यूट्रस के बगल में 2 ओवरीज हैं, नीचे सर्विक्स और फिर वेजाइना। ये नॉर्मल से स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर को गवर्न करने के लिए अभी तक ये माना जाता था कि जो ओवरीज हैं या कुछ हार्मोन्स हैं वो जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अब पीसीओडी या पीसीओएस जैसी बीमारी को हम लाइफस्टाइल में मेडिकल स्ट्रीम ले आई है कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो इसको आज समझेंगे। तो उससे पहले मैं आपको नॉर्मल चीज़ें, जो जैसे कि मैं बता रहा था कि जो यूट्रस है उसके अंदर एक एंडोमेट्रियम बनती है और ओवरी जो होती है उससे एक अंडा निकल करके बाहर आता है। और ये भी नेचर का एक लॉ है कि एक ओवरी से एक बार में एक ही अंडा निकलेगा, दूसरी ओवरी या दोनों ओवरी एक साथ अंडे जनरली प्रोड्यूस नहीं करती। तो नॉर्मली जो साइकिल होता है फीमेल्स का वो 28 दिन का होता है। ये मैं जो बता रहा हूँ आपको किताब के अनुसार है। कुछ लोगों में ये +- 7 डेज भी हो सकता है, किसी में 32 डेज का भी होता है, किसी में 21 डेज का भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है या बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है या उसके जो साइकिल आ रहे हैं उनके हार्मोन्स कैसे गवर्न कर रहे हैं। तो नॉर्मली किताब के हिसाब से 28 दिन का एक साइकिल होता है और जो ये 28 दिन का साइकिल है वो पहला दिन जब काउंट होता है जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। मतलब फीमेल्स के अंदर जब भी ब्लीडिंग शुरू होती है तो इसको हम पहला दिन मानते हैं। उसके बाद पहले दिन के काउंट करते करते 28 दिन के बाद दोबारा से वैसी ही ब्लीडिंग आ जानी चाहिए। ये किताब के अनुसार होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये +- 7 डेज भी हो सकता है या किसी किसी में कुछ दिनों के अंतराल पर भी आ सकता है। तो जो ओवरीज का काम है उसमें से लगभग 14वें दिन पर एक अंडा निकलता है जो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आता है और फैलोपियन ट्यूब में आकर के अगर यहाँ प्रेगनेंसी होनी होती है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, वरना जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम बनी है वो शेड आउट हो जाती है 28 दिन बाद। ये कॉमन सा फिनोमिना है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो मेंसेस के डेज हैं वो 28 डेज के अलावा +- 7 डेज हो सकती है। ऐसी ओवरी का जो काम है, जो उसका ओवल्यूशन है, वो 14 दिन के बजाय वो किसी का 11 दिन भी हो सकता है, किसी का 18 दिन भी हो सकता है, कभी कभी ये 22 या 25 दिन भी होता है। ये डिपेंड करता है कि उसका जो साइकिल का पैटर्न है वो कैसा है। तो हमें सबसे पहले तो जब भी कभी हमें पीसीओडी की बात करनी पड़ती है, पीसीओएस की बात करनी पड़ती है, तो हमें किसी भी फीमेल का एक जो साइकिल का पैटर्न है पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल के अंदर ये कैसा रहा ये जानना पड़ता है। इसके अलावा 2 चेंजेस होते हैं। देखिए, जब भी हम कभी फीमेल की बात करती है तो फीमेल इज फुल ऑफ इमोशंस एंड मेल इज फुल ऑफ ईगोज। तो है आज भी फीमेल हर वर्ड में हर काम में आगे हैं। तो इमोशन जो वर्ड है उसमें लेटर्स ज़्यादा हैं, ईगो जो वर्ड है उसमें लेटर्स कम है। लेकिन फीमेल के अंदर जो इमोशंस की कहानी है वो शुरू होती है उनकी मीनाकी से। मतलब जब उनके मेंसेस शुरू होने वाले होते हैं उससे तकरीबन 1 साल पहले से कुछ चेंजेस आते हैं फीमेल्स के अंदर, और ये नेचर की एक प्रक्रिया है। इसको समझने के लिए अभी भी साइंस बहुत सारी चीज़ों को लेकर के भ्रमित है कि आखिर क्या हो रहा होगा।
लेकिन जब भी मेंसेस शुरू होने वाले होते हैं उससे लगभग 1 साल पहले से फीमेल में चेंजेस आने शुरू होते हैं, उसमें इमोशंस आने शुरू होते हैं, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट शुरू होते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के रूप में जाने जाते हैं, या जो मेंसेस के रिगार्डिंग यूट्रस और ओवरीज में भी ऐसे चेंजेस आने लगते हैं। सबसे पहला इसमें जो हार्मोन काम करता है वो पिट्यूटरी हार्मोन से निकलता है, वो हार्मोन्स काम करते हैं। थायराइड से निकलते हैं, वो हार्मोन काम करते हैं। तो हार्मोन्स के नाम मैं आपको नहीं बताना चाह रहा क्योंकि वो मेडिकल टर्म्स हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि जो कॉमन फीमेल्स हैं ये कॉमन भाषा में इस बात को समझें। तो ये जो तैयारी शुरू होती है ये लगभग 11-12 साल की एज से शुरू होती है एक फीमेल में, और सेम इमोशंस फिर दोबारा से आते हैं जब उनके मेंसेस बंद होने लगते हैं। लेकिन वो जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े अलग होते हैं क्योंकि वहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कभी कभी मैच्योरिटी भी फील आ जाती है, बहुत सारी एज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में देख चुके होते हैं। लेकिन दोनों ही फेज फीमेल की लाइफ में ऐसे हैं जो बहुत ही काउंट करते हैं। तो हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जब भी कभी हम लोग होम्योपैथी के लिए काम करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमने वो हिस्ट्री ज़रूर जाननी चाहिए जहाँ पे मीनार्की शुरू हुई, वहाँ पे फीमेल के साथ साथ क्या हुआ, और ऐसे ही जब मेनोपॉज की तरफ जाते हैं तब क्या हो रहा है। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो टीनेजर्स की बात कर रहे हैं, जब मेंसेस शुरू हुए उसके बाद मेंसेस में दिक्कतें आने लगी। बहुत सारे आज हमारे पास फीमेल्स ऐसी भी आने लगी हैं जो कहती हैं कि सर मुझे 2 साल तक ठीक रहे मेंसेस, उसके बाद फिर गड़बड़ हो गए, या 3 साल तक नॉर्मल रहे उसके बाद फिर गड़बड़ हो गए। कभी 6 महीने में आ रहे हैं, कभी किसी किसी को 1 साल में आ रहे हैं, किसी को 2 महीने आते हैं, फिर 3 महीने का गैप होता है। तो ये जो इरेगुलरिटी है इसको हम लोग पीसीओएस के अंडर में ले आते हैं, जो कि पीसीओएस या पीसीओडी का सबसे प्राइम सिम्टम है कि इरेगुलर मेंसेस, मतलब मेंसेस का इरेगुलर हो जाना। तो होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओवरीज हैं जब वो 14वें दिन पर अंडा निकाल रही हैं और 28 दिन पे एक साइकिल पूरा हो रहा है, तो किसी वजह से अगर वो 14वें दिन पर अंडा नहीं निकल पाया किसी वजह से, तो होता क्या है कि जो नेक्स्ट साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगा, और जब नेक्स्ट साइकिल बनेगा तो जो अंडा ओवरी के अंदर रह गया वो वहीं का वहीं रह जाएगा, और जो दूसरी ओवरी है जो पहले से तैयार थी अगले महीने के लिए वो अपना प्रिपरेशन शुरू करेगी। लेकिन बाई चांस अगर उससे भी अंडा नहीं निकला तो ये अंडे इकट्ठे होते चले जाते हैं ओवरी के अंदर, और जिनको हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का मतलब ये है कि ओवरी के अंदर कुछ ऐसे सिस्ट इकट्ठे हो गए हैं जो आगे ओवरी को काम नहीं करने दे रहे। अब ये हो गया पीसीओडी, जिसको हमने बोला पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। लेकिन अब नई टर्म जो है वो है पीसीओएस। तो वो क्या कहती है? पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो जो लोगों को डिजीज और सिंड्रोम के बारे में नहीं पता, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डिजीज होती है ना, या बीमारी हम जिसको बोलते हैं, वो होती है कि कुछ एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। मतलब से कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि जो ओवरी है वो इसके लिए दोषी है, और इसके लिए एक पूरा उसको टर्म दी गई कि ये ओवरी की डिजीज है। लेकिन अब ये पाया गया कि नहीं, ये सिर्फ ओवरी का काम नहीं है कि ओवरी अपने आप ही अंडे नहीं निकाल ली, उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। उसके पीछे थायराइड भी है, उसके पीछे पिट्यूटरी भी है, उसके पीछे आपका मेंटल स्ट्रेस भी है, उसके पीछे आपकी डाइट भी है, उसके पीछे आपका एनीमिया होना भी है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो पीसीओएस है वो डेवलप करा जाता है। और जो पीसीओएस की मैंने बात करी वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे ग्रुप के एक डिजीज। तो जैसे मैंने बताया कि अब बहुत सारे ऑर्गन्स का एक इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे सिस्टम्स का एक इन्वॉल्वमेंट है। उसके अंदर आपकी पिट्यूटरी भी आ रही है, उसके अंदर थायराइड भी आ रहा है, उसके आपका स्ट्रेस भी आ रही है, उसके अंदर आपकी जो डाइट है वो भी आ रही है। तो जो इन सब मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम। तो अब इसको पीसीओडी ना बोल करके अब इसको पीसीओएस बोला जाने लगा, क्योंकि ये माना जाने लगा कि सिर्फ एक छोटी सी ओवरी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे जिम्मेदार रखते हैं। जब हमारे पास कोई भी फीमेल पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो हम सबसे पहले उसका काम है कि वो कब से ऐसा हुआ उनके साथ क्या उस समय स्ट्रेस थी, क्या उन्होंने डाइट में चेंजेस करा, क्या उन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करी या कोई अपनी एक्सरसाइज नहीं करी। तब लाइफस्टाइल के बारे में पूरा जानना पड़ता है। बहुत सारे लोग अभी भी ये कंफ्यूज हैं कि जो पीसीओएस जैसी बीमारी है अब ऐसी फीमेल्स में भी आने लगी जो स्पोर्ट्स वीमेन है, मतलब बहुत अच्छे से खेलती हैं, वो अपना डाइट का भी ध्यान रखती हैं या अपनी बहुत सारी हेल्थ का भी ध्यान रखती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको जो मेंसेस हैं वो इरेगुलर रहते हैं और प्रॉपर अपने टाइम से नहीं आते। जी, इसके लिए हमें 3 चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि जो इमोशंस हैं वो सबसे पहले तो उन फीमेल के कैसे हैं, और वो क्यों ऐसा हो गई कि वो अपने ओवरी से अंडा नहीं निकाल पा रही है, या फिर यूट्रस जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स की आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक सिंगल टेस्ट
कोई भी एक सिंगल टेस्ट, मतलब हमारे पास ज़्यादातर फीमेल जो आती हैं वो एक अल्ट्रासाउंड लेकर के आती हैं और उसमें लिखा होता है कि पीसीओएस अपीयरेंस, मतलब या पीसीओडी जैसी अपीयरेंस है, तो वो अपने आप को पीसीओडी की मरीज मान लेती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो कोई भी एक सिंगल टेस्ट जो है वो डायग्नोसिस नहीं बना सकता कि आपको पीसीओडी हो गई है, पीसीओएस हो गया। तो सबसे पहले तो अपने जो कंसल्टेंट हैं उसको बोलिए कि प्रॉपर एक डायग्नोसिस बनाए, पूरे एक हार्मोन का चेकअप हो, पूरे उसके लाइफस्टाइल के बारे में जाने, पूरे उसके डाइट पैटर्न के बारे में जाने, तब जाकर के कहीं पीसीओएस की डायग्नोसिस बनती है। तो किसी भी एक सिंगल टेस्ट से आप प्लीज़ मत घबराइए कि अगर आपको किसी एक टेस्ट ने ये कह दिया है कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस है, तो ऐसा जनरली नहीं होता है। ये रिटर्न है, जो भी आज हम बात करेंगे वो साइंटिफिक बेस पे होगी और जो किताबों में लिखा है उसी बेस पे बात कर रहे हैं हम, कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। तो जब भी कभी आपको एक सिर्फ अल्ट्रासाउंड हो या कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन हो या आपको लगे कि मेरे को 2 महीने से मेंसेस नहीं आए, तो अपने दिमाग में ये नहीं ले आना है कि आपको पीसीओडी हो गई है। जब तक आपका जो डॉक्टर है, जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं या आपके कोई भी जो कंसल्टेंट है वो आपको डायग्नोसिस बना के ना दें। तो पीसीओडी की डायग्नोसिस बनाने के लिए बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना पड़ता है, उसकी डाइट के बारे में और बहुत सारी बातों के बारे में जानना पड़ता है। खासकर स्ट्रेस इंड्यूस पीसीओएस आजकल बहुत है, बहुत सारी फीमेल्स को बहुत सारा स्ट्रेस होता है। और ये जो स्ट्रेस है ये सबसे मेन जो चीज़ें होती हैं वो मेंस्ट्रुअल से पहले, मतलब जब भी उसको ब्लीडिंग हो रही होती है उससे पहले, उसके दौरान और उसके बाद, ये 3 फेजेज ऐसी हैं जहाँ पर होम्योपैथिकली बहुत मायने रखती हैं इन सिम्टम्स को या उस स्टेज को जानना कि इन 3 स्टेज में क्या हो रहा है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो मुझसे पूछते जाइए, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम बीच बीच में क्वेश्चन आंसर भी लेते रहेंगे। तो जब हम फीमेल के पीसीओएस के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास अब ऐसी फीमेल आती हैं जो कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैं फुली एक्सरसाइज करती हूँ, योगा पर भी हूँ, डाइट पर भी हूँ और उसका वेट भी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अभी से अब तक ये माना जाता था कि जो पीसीओडी जैसी बीमारी है वो उन्हीं लोगों को होगी जो ओबीज वीमेन होंगी। तो ये अब थोड़ा पार्ट हटता चला जा रहा है। अब ऐसी फीमेल्स भी आने लगी हैं जो ओबीज नहीं है लेकिन फिर भी पीसीओएस है। तो ज़रूरी नहीं है कि ओबीज होना पीसीओएस की एक निशानी है। हाँ, फैट ज़्यादा होना बहुत सारी बीमारी को जन्म लेता है, ये बात पक्का है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर बीमारी को लेकर के आए। तो ये जानना ज़रूरी है कि जो फैट है वो कहाँ पर है, कितना है और कैसे वो बढ़ा, क्या खाने पीने से बढ़ा। इसके लिए हमारी फीमेल्स में जो स्ट्रेस है आजकल वो पढ़ाई को लेकर के शुरू हो जाता है। और जब हम ऐसी फीमेल से बात करते हैं जो अभी सिर्फ टीन एज में है और सिर्फ 14-15 साल की हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि क्यों ऐसे मेंसेस इरेगुलर हुए आपके, तो अब वो बताती हैं कि जैसे ही कभी मेंसेस आने शुरू हुए तभी से उनको इरिटेशन शुरू हो गई, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, अजीब से डेवलपमेंट्स होने लगे। तो ये नॉर्मल है, सभी के साथ होता है। मैक्सिमम टाइम चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जब भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन इंक्रीज होते हैं तो दोनों के फेजेस अलग अलग होते हैं, लेकिन फीमेल्स में इमोशंस का जो पैटर्न है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूं हमारे देश की, तो हमारे देश में सबसे बड़ी कमी जो है वो ये है कि जो फीमेल की मदर है या उसके जो भी फ्रेंड्स हैं या जो भी उसके टीचर्स हैं वो उसको पूरी अच्छी तरह से गाइड नहीं करते या उसकी जो काउंसलिंग है वो पूरी अच्छी तरह नहीं होते। तो ज़्यादातर बच्चियों को उसी समय बहुत अलग से बिहेव किया जाता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो या आपके साथ ये चेंजेस आ रहे हैं तो आपको बताना चाहिए। तो जो काउंसलिंग है वो हमारे ट्रीटमेंट का सबसे मेन पार्ट होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि जब भी कभी फीमेल को मेंसेस आएंगे तो उसकी जो मेंटल स्टेट है वो उसको कैसे ठीक रखा जाए। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी फीमेल हमें यही आकर के बताती है कि हमें किसी ने भी ये नहीं बताया कि जब हमारे मेंसेस के दौरान मूड स्विंग्स हो रहे हो या हमारी इरिटेशन बढ़ रही हो तो हमें क्या करना चाहिए। सेम एज इन फॉर डाइट, डाइट के लिए सब लोग ये तो कहते हैं कि आप कार्ब्स मत खाओ, आप मैदा मत खाओ, आप बहुत सारी चीज़ मत खाओ, लेकिन खाएं क्या, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये एक सबसे मेन बात है कि हमें पीसीओएस के पीसीओडी के जो इतने भी पेशेंट हैं उनको बहुत आराम से ट्रीट करना होता है। हमारे ट्रीटमेंट के 4 हिस्से होते हैं जनरली। जब से में सबसे पहला जो हमारा पार्ट रहता है वो काउंसलिंग का रहता है, फिर उसके बाद डाइट का, फिर एक्सरसाइज का और चौथा पॉइंट हम लोग मेडिसिनल ट्रीटमेंट लाते हैं अगर कोई हमें ट्रीटमेंट करना होता है तो जब भी कभी हमें ट्रीटमेंट करना होता है तो हमें इन चारों पार्ट में से 3 स्टेप जरूर फॉलो करने होते हैं। अगर कोई भी फीमेल ठीक होना चाहती है तो वो काउंसलिंग, डाइट और एक्सरसाइज पे भी ठीक हो सकती है, उसको मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। बहुत सारी फीमेल्स में ऐसा भी है जिनको फैमिली हिस्ट्री में पीसीओएस था तो उनको पीसीओएस आता है। इसके बारे में बात करें तो अगर हम एक नॉर्मल भाषा में बात कर लेते हैं कि क्या पीसीओएस अभी की बीमारी है या बहुत पहले की बीमारी है,
तो ये क्वेश्चन हमारे पास अभी बहुत आता है। तो जब भी कभी ऐसी लड़कियां आती हैं जो बहुत जागरूक हैं और हमसे क्वेश्चंस करती हैं, तो हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बीमारी एकदम से नई क्यों आ गई। तो मैं उन सबको समझाता हूँ कि ये बीमारी नई नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है। अगर आप सब लोगों को याद हो, जो हमारे साथ अगर ऐसे कुछ लोग जुड़े हैं जो बहुत एजेड हैं या मेरी एज के बराबर हैं, तो उन सब लोगों को मालूम होगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या उनके भी पेरेंट्स हैं, वो एक चलन था कि लड़कियों की शादी जल्दी होनी चाहिए। ये हमारे समाज में एक बहुत कॉमन है और ये पूरे वर्ल्ड वाइड है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसा है कि लड़कियों की शादी जल्दी होनी चाहिए। अगर लड़कियों की शादी जल्दी नहीं हुई तो उनके बच्चे पैदा होने में कोई दिक्कत होगी। तो ये बात वो लोग भी जानते थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ, मतलब लेट हुआ, तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी जो इनफर्टिलिटी या बाकी सब चीज़ों को कॉज कर सकती है। तो बस अब नाम जो है उसको पीसीओडी या पीसीओएस रख दिया गया है। हाँ, पहले ही बीमारी 30 साल के बाद आती थी, फिर 25 साल के बाद आई, और अब हम टीनेजर्स में भी देखते हैं कि ये बीमारी जो है वो आ रही है। तो ये एक नई बीमारी नहीं है, पहले से थी, बस पहले इसका कोई नाम नहीं था और अब इसका नाम हो गया है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जैसे मैंने बताया कि लगभग 2000 से 2500 अंडे होते हैं जो पूरी लाइफ में यूज़ होते हैं, सारे यूज़ नहीं हो पाते। जब सारे यूज़ नहीं हो पाते तो उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो रह जाते हैं। तो लेकिन हमेशा उसको रेगुलर, उसको मेंसेस कराने में जो हेल्प करनी है, या जो यूट्रस से आपको ट्यूब के अंदर तक ओवुलेशन जाना है, वो जाना चाहिए। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो जैसे आप ये मुट्ठी जितना एक यूट्रस होता है, मतलब एक नॉर्मल फीमेल का जो यूट्रस है वो एक मुट्ठी के बराबर होता है, और इस मुट्ठी में से लगभग जो ओवरीज हैं वो निकली होती हैं। जब ये ओवरीज निकली होती है तो अब इसको ओवरीज मानिए, और ओवरी के ऊपर ऐसे फिम्ब्राई जो हैं वो ऐसे रोटेट करती रहती हैं, और इसी ओवरी से एक ओवुलेशन होगा, मतलब अंडा निकलेगा। और ये जो अंडा निकलेगा इस फिम्बरी को कैच करना चाहिए। अगर वो फिम्बरी कैच नहीं कर पाएंगी तो भी ओवुलेशन प्रॉपर नहीं माना जाता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। और ये जो फिम्बरी हैं ये जब भी एक्टिव होंगी जब एक्सरसाइज अच्छी सी होगी। मेरे पास बहुत सारी ऐसी फीमेल आती हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे को तो कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम क्यों आ गई। तो उन लोगों का मेरे जवाब होता है उन फीमेल्स के लिए कि जब अब से लगभग 10 साल पहले, 20 साल पहले जो सिनेरियो चल रहा था उसमें फीमेल्स एक्सरसाइज करती थी। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चक्की चलाना, पोंछा लगाना नीचे बैठ करके, ये ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से पेल्विस की एक्सरसाइज होती थी और प्रॉपर मेंसेस भी आते थे, उसके लिए किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। लेकिन आज वो सिनेरियो लगभग बदलता चला जा रहा है। तो जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी ओवरीज के ऊपर जो फिम्बरीज हैं वो भी काम नहीं करेंगी, और ऊपर से जो डाइट है उस पर भी सुधार करना है। तो कॉमन चीज़ों पर हमें काम करना है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की कोई दवाई होती है, ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको कोई बहुत सारी दवाई खा करके ही आपको मेंसेस लानी पड़े। कभी कभी आपको खुद भी सोचना है कि आपका जो यूट्रस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, आप अपने यूट्रस को कितना टाइम देते हो, आप अपनी ओवरीज को कितना टाइम देते हो, और आप अपने लिए कितना वक्त निकाल पाते हो, तभी आपकी जो बॉडी है वो नॉर्मल बिहेव करेगी। तो मैं देखता हूँ किसी ने एक रिक्वेस्ट भेजी है, सीमा जी। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा जी। तो बात हो रही थी नॉर्मल मेंसेस की। तो नॉर्मल मेंसेस को लाने के लिए जो फीमेल की बॉडी है उसमें तकरीबन 7 हार्मोन काम करते हैं पूरी साइकिल के दौरान, जिसमें से 4 अकेले से ब्रेन से निकलते हैं, बाकी 3 यूट्रस या ओवरीज या उसके आसपास से। तो आप सोचिए कितनी बड़ी केमिस्ट्री है। ईश्वर ने ये एक ऐसा वरदान दिया है फीमेल को जो शायद कहीं नहीं होता, और खासकर मैमल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी 3 फेज को हमें ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको कैसे नॉर्मल किया जाए, अपने आप को कैसे टाइम दिया जाए। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने यूट्रस को टाइम नहीं दे रहे हैं, अपनी ओवरीज को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आप क्यों उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो नॉर्मल काम करे। अगर नॉर्मल काम कराना है तो आपको उसको नॉर्मल चीज़ें देनी पड़ेंगी, नॉर्मल एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, नॉर्मल से आपको उसको बिहेव करना पड़ेगा, नॉर्मल से उसको स्ट्रेस देनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हैं हमारे पास आती हैं जो कहती हैं कि मेरे साथ कोई ग्रीफ हुआ या कोई शॉक हुआ या कोई एक्सपायर हुआ, कोई उसको छोड़ के चला गया और हमारे मेंसेस नहीं आ रहे तब से। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी ऐसा होगा तो ये स्ट्रेस बहुत मायने रखती है। आपके दिमाग से ही सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, पूरी हमारी बॉडी ब्रेन से कंट्रोल हो रही है। इसीलिए हमारा जब ब्रेन डेड हो जाता है तो हमें कहा जाता है कि अब आप डेड हो गए।
तो इसलिए अपने ब्रेन को सबसे पहले रखना है। एक और जो सबसे मेन जो चीज़ है वो सबसे काम की है, जिसको हम लोग इग्नोर करते जा रहे हैं, वो चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो, कि हमारी जो बॉडी की केमिस्ट्री है, मतलब अगर आप इसको समझोगे कि सिर्फ ह्यूमंस की, ऐसा नहीं है, एनिमल्स की भी एक ऐसी बॉडी केमिस्ट्री है जिसमें लगभग कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो सुबह 4 बजे के बाद ही रिलीज होते हैं। इसलिए हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जितना भी हमारा लिटरेचर है, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो, चाहे हमारे आध्यात्म से रिलेटेड हो, सब लोग हमेशा ये कहते हैं कि सुबह आप सूरज उगने से पहले उठिए। तो उसका जो सिग्निफिकेंस था, जो साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि आपकी बॉडी में के अंदर जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही रिलीज होंगे, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे हम हैं। आपने देखा होगा कि जो भी हमारी चिड़ियाँ हैं या हमारे बर्ड्स हैं या कोई भी एनिमल हैं, वो सुबह को जल्दी उठ जाते हैं और रात को अपने टाइम से सो जाते हैं। लेकिन हम अपने पैटर्न को चेंज करते जा रहे हैं और हम अपनी बॉडी से सुबह 9 बजे उठ करके ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब वो नॉर्मल सा बिहेव करे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके लिए भी अब मैंने कहा ना कि बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है हमारी बॉडी की केमिस्ट्री को नॉर्मल करने के लिए। अभी भी हमारे पास जब भी जितना भी डाटा पीसीओएस या पीसीओडी का रिलेटेड है, वो जो जितना भी डाटा है वो सिटीज़ के अंदर ज़्यादा है, और ऐसी पॉपुलेशन में जो हाई फाइनेंशियल इनकम के सोर्सेज रखती हैं या मिडिल क्लास हैं, वहाँ पर ज़्यादा हो गई है। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर अभी भी ये प्रॉब्लम थोड़ी कम दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर एक्सरसाइज और डाइट को लेकर के अभी भी लोग सजग हैं। मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं। लेकिन जो सिटीज़ हैं वो सब कुछ यहाँ पे मैशअप होता जा रहा है, तो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो भी अच्छी तरह से काम नहीं करते। तो जैसे मैंने बताया कि पीसीओएस के लिए 4 हार्मोन्स ब्रेन से निकलते हैं टोटल 7 हार्मोन में से। तो ये ज़रूरी है कि हमारा ब्रेन भी एक्टिव होना चाहिए, हमारा ब्रेन स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जहाँ तक डाइट की बात आती है, तो डाइट को लेकर के बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आती हैं और वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें जंक फूड खाने से मना करा गया है या बाकी सब चीज़ें खाने से मना किया गया। तो देखो, जंक फूड की परिभाषा हम लोगों ने जो बनाई हुई है वो बनाई हुई है बर्गर को लेकर के, पिज्ज़ा को लेकर के, चाउमीन को लेकर के या मोमोज़ को लेकर के। ये हमारे जंक फूड में कॉमनली काउंट होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जंक फूड हमारे यहीं पर रही, चाहे वो पानी की बतासे हों, चाहे वो टिक्की हो, चाहे वो समोसे हों, चाहे वो भेलपूरी हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, सबसे ज़्यादा जंक फूड तो वो हमारे यहीं पर है। और हम लोग इस चीज़ को बचपन से नहीं सुधारते। मतलब जब हम लोग बचपन में होते तो हमारे दादा दादी नानी सब लोग कहते हैं भाई इसको अच्छा सा खिलाओ, अच्छा सा खिलाओ, खूब अच्छा सा मक्खन खिलाओ, खूब अच्छी सी रोटी खिलाओ, चाहे बच्चा एक्सरसाइज ना करे। तो ये जो सिस्टम शुरू होता है वो बचपन से ही शुरू होता है। और फिर जब एक एज के बाद बीमारी आती है तो सब लोग कहने लगते हैं अब इसको छोड़ दो। जैसे अगर बात करें कि एक पीसीओएस के पेशेंट को ये पता लग जाए कि अब आपको पीसीओडी हो गया तो अब आपको कुछ भी नहीं खाना है, तब एकदम से बंद होना बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ पेशेंट्स के लिए। तो हमें वहाँ देखना पड़ता है कि उनकी जो डिज़ायर्स हैं वो कैसी हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए और क्या ऐसा खाने के लिए दिया जाए ताकि वो पहले जैसी डाइट की तरह उनका पेट भी भर सके, उनको वो टेस्ट भी ला सके और उनके लिए जो फ्रूटफुल भी हो। तो ऐसी डाइट को मैनेज करना भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात थी। सीमा जी हैं, सीमा जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सीमा सिंह, आपने रिक्वेस्ट भेजी हुई है। हेलो। हेलो हाँ सीमा जी, सर बताइए मैम। जी, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी सर जी, मैं आई थी आपके क्लिनिक पे दवाई लेने के लिए। जी जी, जी, कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? क्वेश्चन तो सर यही है कि अगर दवाई से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जो मेरे को प्रॉब्लम है। हाँ देखो, मैंने आपको बताया ना कि दवाई से तो सब कुछ हो जाएगा। जी लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि आपको बिना दवाई के भी ठीक रहना है। मेरा एम रहता है कभी भी किसी पेशेंट को जो दवाइयां हैं उसका एक लिमिटेड रोल है, मैं बताता हूँ। उसके अलावा पेशेंट को अपने आप ठीक होना है। दवाइयां तो से तो हो ही जाएगा, दवाई की तो कोई टेंशन नहीं है। वो जी चाहे आज हो, चाहे 1 महीने बाद हो, चाहे जैसे भी हो। लेकिन दवाइयों के बिना भी होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजें बिना दवाई के हों। तो अगर आपको इसमें से कोई ऐसी कोई क्वेश्चन है जो या तो आपको कुछ शेयर करना चाहें या हमसे कुछ पूछना चाहें तो आप पूछिए। पूछना तो सर ये है कि लाइव पे तो ऐसा कुछ नहीं पूछ सकती। हाँ, पूछने की तो कई सारी बातें हैं। लाइव में अच्छी भी नहीं लगेंगी पूछते समय। बट हाँ, हो सकता है देखो मैं आप, शनिवार को आपसे आऊँ मिले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए मैम, वहीं सॉल्व करते हैं। हाँ जी, थैंक हाँ यू मैम। जी। जी। ओके, वेल।
जी, थैंक यू। तो देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे डाइट को लेकर के, यहाँ पे बात कर रहे थे एक्सरसाइज को लेकर के। तो अब बात ये आती है कि पेशेंट को डाइट क्या बताई जाए, और दूसरी बात कि पेशेंट को एक्सरसाइज क्या बताई जाए। ऐसी बहुत सारी फीमेल है जो जिम भी ज्वाइन करती हैं, योगा भी करती हैं, लेकिन उसके बाद भी मेंसेस के पैटर्न जो है वो गलत रहते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आपको जो जिम की एक्सरसाइज है या बाकी सब एक्सरसाइज है वो आपके लिए फ्रूटफुल रहे। तो सबसे पहले तो ये जरूर जानिए कि जो आपकी पेल्विस है, मतलब हर एक फीमेल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो उसकी पेल्विस है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और पेल्विस को स्ट्रांग रखने के लिए आपको अपनी जो स्पाइन है, मतलब जो कमर का हिस्सा है, वो आपको मजबूत रखना पड़ेगा। आप अच्छे से शूज पहनिए, अच्छी सी एक्सरसाइज करिए। और अगर आप सिर्फ कर सकते हैं तो एक 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, तो आप वो करिए। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके अलावा पेल्विस की एक्सरसाइज आप किसी भी, आजकल बहुत सारी वेबसाइट है जिन पे आप देख सकते हैं। और अगर नहीं हो सकती, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जो सबसे पुराना तरीका था कि भैया नीचे बैठ करके पोंछे लगाने जैसी कोई एक्सरसाइज, वो कर लीजिए। मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप पोंछे लगाएं, लेकिन ऐसी जी। कोई भी एक्सरसाइज जो नीचे फ्लोर नहीं पे सर बैठ जी, करके आप मैं बिना ही हील ना के। पोछा तो मैं ही लगाती हूँ खैर। हाँ जी, नहीं नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैम अभी आज जो बात हो रही है वो एक कॉमन उसके लिए हो रही है, सभी के जी लिए। तो इसमें सिर्फ एक दो ही इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। तो ये सभी के लिए बात है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक्सरसाइज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए हम आते हैं फिर डाइट पे। अगर डाइट में हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो मिल्क है और व्हीट है, ये दोनों के जो सब्सटेंस हैं, जो इन दोनों से बने हुए चीजें हैं, वो थोड़ा कम लें। अब जब भी हम लोग पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि आपको दूध नहीं पीना, आपको गेहूं नहीं खाना, तो बहुत सारे पेशेंट तो शौक में आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब अगर दूध नहीं पियेंगे या दूध से बनी हुई चीजें नहीं खाएंगे और हम गेहूं नहीं खाएंगे, तो आखिर हम खाएंगे क्या। जी क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम टाइम, और खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर रोटी और दूध के बिना कोई भी डाइट मिलना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सोचिए कि लगभग 2016 से मैंने गेहूं का सेवन नहीं किया है, और चाय जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो ही पीनी पड़ती है, वरना तो मैं अपने आप चाय कभी नहीं पीता। तो होता क्या है कि हम इसको क्यों मना कर रहे हैं, आप इसको इसको बात समझना पड़ेगा। क्योंकि जो दूध है और जो वीट है, ये कार्ब का इतना मेन सोर्सेज है। और दूध जो है वो आज की डेट में बहुत मैनिपुलेटेड हो गया है। जो अच्छा दूध है वो थोड़ा कम मिलता है, अगर अच्छा दूध मिलता भी है तो भी शायद कोई ना कोई मैनिपुलेशंस होती हैं। तो इसीलिए हम उसको अवॉइड करने के लिए कहते हैं। और जो गेहूं है, गेहूं का जो सबसे मेन हिस्सा होता है, मतलब पूरा अगर हम गेहूं पकड़ें, तो गेहूं के 3 लेयर होते हैं। एक उसका सबसे भारी हिस्सा, एक उसका बीच का हिस्सा, और एक उसका सबसे अंदर का हिस्सा। तो जो उसमें सबसे जरूरी हिस्से हैं वो है सबसे भारी वाला और सबसे अंदर वाला। जो बीच वाला पार्ट है वो आपको सूजी या मैदा बना करके देता है। तो हम लोग उस पार्ट को ज्यादा खाने लगे हैं। जैसे आप लोगों ने में से बहुत सारे लोग ऐसे जानते होंगे जो पहले के गेहूं छनते थे, तो उसमें छान करके हम लोग बहुत अच्छे सा अपना बूरा भी निकालते थे। तो उसकी जब रोटी खाई जी जाती थी वो नॉर्मल थी, लेकिन आजकल वही रोटियां जो है वो मैदा में कन्वर्ट होती चली जा रही हैं, जिससे आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरा एक जो रीजन है, हालांकि मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करता, और लेकिन जो गेहूं है वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया है। और जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का मतलब है कि वो उगता तो बहुत जल्दी से है, पैदा भी अच्छा होता है, वो दिखता भी अच्छा है, लेकिन उसके जो अंदर का कंटेंट है वो अच्छा नहीं है। इसीलिए हम हाँ दूध जी और गेहूं, ये दो चीज तो बहुत अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। और इनकी इसी प्रोडक्ट की वजह से भी डायबिटीज भी हमारे इंडिया के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि अगर आप किसी को जाकर के कहो कि मैं रोटी नहीं खाता, मैं चाय नहीं पीता, मैं दूध नहीं पीता, तो सब लोग बड़ी अलग से निगाह से देखते हैं कि नहीं ऐसे तो कमजोरी आ जाएगी। जबकि ये नहीं सोच रहे कि अगर आप गेहूं खाना बंद करेंगे या दूध पीना बंद करेंगे तो आपकी जो एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। और सिर्फ दूध या गेहूं में ऐसा कार्ब है जो बहुत ज्यादा बीमारियां पैदा कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजों में नहीं है। बाकी चीजों में भी है, लेकिन उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। ये दो मेन सोर्स तो मैं नॉर्थ इंडिया के अंदर तो थोड़ा मना करने लगा हूँ पिछले 3-4 सालों से, तो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता। तो पीसीओएस की जितने भी फीमेल्स हैं उनको ये नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है मैंने बताया, वो पेल्विस की एक्सरसाइज अच्छे से होनी चाहिए। और अपनी जो स्ट्रेस की वो है वो बहुत ध्यान से रखनी है। मैंने आपको समझाया, जितनी भी फीमेल्स यहाँ जी पे सुन रही हैं वो इस बात को समझें कि मेंसेस जब आ रहे होते हैं उससे 2 दिन पहले, जब मेंसेस चल रहे होते हैं उस दौरान, और जो तीसरा फेज है जब आपके मेंसेस खत्म हो गए, ये 3 फेज में आपके साथ क्या हो रहा है वो अपने कंसल्टेंट को जरूर बताएं, खासकर एक होम्योपैथिक फिजिशियन को तो जरूर बताएं। और जब भी कभी इसमें गुस्सा हो रहा है, आपको आ रहा है, या आपको बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, या आपको हॉट फ्लशेज हो रहे हैं, या ऐसी कोई भी चीज जो बिल्कुल अनयूजुअल है,
डॉक्टर से शेयर करें और इस बात को अपने मन के अंदर लेकर के आए कि जब भी कभी ऐसा होगा तो मुझे शांत रहना है। मैक्सिमम फीमेल्स मेंसेस आने से पहले हमेशा या तो दर्द में रहती हैं, या फिर वो चिड़चिड़ेपन में रहती हैं, या फिर उनके एक्ने निकल आते हैं। इन सब का सबसे मेन सोर्स जो है वो स्ट्रेस है। लेकिन इसकी एक काउंसलिंग होनी चाहिए। आपको ये बात अपनी फ्रेंड को बतानी चाहिए, अपने टीचर को बतानी चाहिए, या अपने किसी भी ऐसे ट्रस्टेड फीमेल को बतानी चाहिए जो इसका सॉल्यूशन निकाल पाए। अगर ऐसा कोई नहीं मिलता है तो आप प्लीज अपने जो डॉक्टर हैं उसको जरूर इस बात के लिए बताएं। तो ये एक बहुत जरूरी स्टेप है जहाँ पे हमें फीमेल को पीसीओडी या पीसीओएस के लिए हमें सबसे मेन काम करना पड़ता है। चार चीजें मैंने बताई जिसमें सबसे पहला काउंसलिंग स्टेप रखा है। मैक्सिमम फीमेल हमारे पास अब पीसीओडी की ऐसी भी हो गई हैं जिसमें से मैंने जब डाटा शो करता हूँ तो उसमें से लगभग 2 या 3% ऐसी फीमेल है जिनको हमने सिर्फ काउंसलिंग पे ही ठीक किया है। हमें ना तो उनको डाइट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी, ना हमें एक्सरसाइज मैनेजमेंट की, और ना ही हमें उनको दवाइयों की जरूरत पड़ी। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है काउंसलिंग। इस बात को समझना कि एक फीमेल को मेंसेस से पहले क्यों दिक्कत आ रही है, उसके दौरान क्यों दिक्कत आ रही है, और उसके बाद क्यों दिक्कत आ रही है। ये सिर्फ एक फिजिशियन या कोई भी एक अच्छा काउंसलर या आपका टीचर या आपकी माँ ही समझ सकती है। तो इसलिए जरूर शेयर करें। और सबसे ज्यादा जो रिक्वेस्ट है वो सिर्फ मदर से है कि जब भी कभी आपकी बच्ची को मेंसेस आने वाले हों, या आपको खुद को जब मेंसेस जाने वाले हों, अपने आप को थोड़ा काम रखिए, अपने आप को थोड़ा पेशेंस के साथ रखिए। इसके बारे में अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए और पता लगाइए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पीसीओएस जैसी बीमारी बहुत सारी कंट्रियोज में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की अपनी एक बीमारी होती जा रही है। पीसीओडी आगे चल करके इनफर्टिलिटी को जन्म देती है। बहुत सारे जो पीसीओएस के पेशेंट हैं वो इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं, फिर उसके बाद उसका बहुत सारा ट्रीटमेंट करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अपनी लाइफ को आप ऐसे ही बर्बाद मत होने दीजिए, क्योंकि फीमेल की जो लाइफ है वो हमारे पूरे समाज के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे मेन है। क्योंकि किसी का भी प्रोडक्शन जी सिर्फ फीमेल ही कर सकती है। मेल प्रोडक्शन में 50% के पार्टनर होते हैं, लेकिन उसकी जो देख रेख है वो सारी सिर्फ फीमेल्स के हाथ में होती है। मेल का काम उतना नहीं रह जाता अगर आप सच में पूरे समाज को देखें। सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं, एनिमल्स में भी ऐसा ही है। तो फीमेल को बचा करके रखना बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए। और इसीलिए देवियों की जो पूजा है वो बहुत ज्यादा है, या बाकी सब चीजें उनका जो रख रखाव है वो बहुत ज्यादा किया गया है। बहुत सारी फीमेल्स को लेकर के एक मिथ है जो मेरे पास सबसे और कॉमन क्वेश्चन आता है। जो ऑर्थोडॉक्स, मतलब मुझे कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो क्यों ऐसा सिस्टम था कि मतलब महीना जब मेंसेस आने लगे तो फीमेल को घर में रख दिया जाए। क्यों उनको ऐसे काम नहीं दिया जाता था, क्यों उनको किचन में नहीं रखा जाता था, या क्यों उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। मैंने जितनी भी फीमेल से पूछा है किसी एक के पास भी इसका जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, सारी फीमेल जो भी मेंसेस में होती हैं वो मंदिर नहीं जाती। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका जो धर्म है या आपके किसी भी काउंसलर ने आपको कभी ये बताने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों है, क्यों ब्लीडिंग में आपको मंदिर नहीं जाना, क्यों ब्लीडिंग में आपको आप किचन में नहीं जाना, क्यों आपको काम नहीं करना। इसका सेंस सिर्फ इतना है कि हमारे पूर्वज ये बहुत अच्छे से जानते थे कि जब भी कभी फीमेल को मेंसेस आते हैं तो उसको एक रेस्ट की जरूरत होती है। जैसे मैंने बताया कि ये 3 फेज बहुत जरूरी हैं जो फीमेल के लिए बहुत कॉमन है। तो उन लोगों को ये पता था कि अगर उसमें स्ट्रेस दी तो फीमेल जो है वो दिक्कत में आएगी। लेकिन हमने उसको ऑर्थोडॉक्स तरीके से ले लिया, उसको हमने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया, उसको साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, जिसकी वजह से सारी फीमेल्स जो हैं वो थोड़ा गुस्से में हुई और उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें काम नहीं कर सकते, लेकिन काम के साथ साथ आपको अपने उस यूट्रस का भी ध्यान रखना है जो ऑलरेडी उस समय ब्लीडिंग में है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको पहले से ही आप अपनी डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से और अपनी स्ट्रेस कम करके उसको हमेशा उसका भी ध्यान रखना है। मैं फिर श्योर करता हूँ कि 99% फीमेल अपने यूट्रस, अपनी ओवरीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। और शायद इसका रीजन ये है कि जब भी कभी मेंसेस आते हैं तो उनकी जो माताएं हैं या उनके टीचर्स हैं उनको अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती। सो मेरी तरफ से इतना सा इनपुट है। और भी बहुत सारी बातें हैं, पीसीओएस पे हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछे या कमेंट बॉक्स में हमें डालें। शनिवार को आएंगे तो आप मिलेंगे? हाँ जी, मैं मिलूंगा बिल्कुल। हाँ जी, मैं शनिवार को ठीक। आके अपनी जो भी मेरे को प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊंगी। प्रॉब्लम तो बहुत सारी है पर लाइफ में ऐसे बता नहीं सकती। जी जी जी, कोई बात नहीं मैम, आप शनिवार को आइए, बस एक बार फोन करके आइएगा जरूर। हाँ, मैं आपको पर्सनली कॉल जी करूंगी, जी हस्बैंड से कराऊंगी, पर जी मेरे को आपसे जरूर मिलना है, मेरे को बहुत जी जी टेंशन भी है। जी। जी थैंक यू मैम, पक्का पक्का सॉल्व करेंगे। जी जी, नमस्कार। जी। हमारे साथ हमारी कंसल्टेंट डॉक्टर साक्षी गुप्ता, डॉक्टर श्वेता सिंह,
ये लोग भी हैं। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? किसी का और कोई कमेंट? देखिए, जितना भी मैंने अभी तक पीसीओएस पे काम किया है, मैंने बहुत सारे साइंटिफिक डाटा प्रेजेंट करे हैं, बहुत सारे सेमिनार्स में गया हूँ। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरा मन था कि मैं ये इंफॉर्मेशंस जो हैं वो कॉमन समाज तक भी पहुंचाऊं और बताऊं लोगों को कि आखिर क्या समस्या हो रही है। तो ये एक छोटा सा प्रयास है। अगर आप चाहेंगे तो हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे से लाइव करते रहेंगे और आपको जो कॉमन फैक्ट मिथ या फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताते रहेंगे। अगर इसका कोई भी कमेंट आपको बाद में भी आपको कुछ याद आता है, कुछ भी आपको पूछना है, तो हमें इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं या हमारे नंबर 9711153617 या हमारे जीमेल RESPONSE रेस्पॉन्स DS दीपक शर्मा @gmail.com या हमारी वेबसाइट पर जाकर के हमें मैसेज कर सकते हैं www.orbitclinics.com। यहाँ पर हमने अपने सभी फीमेल्स के लिए, मेंसेस के लिए एक सबसे बढ़िया प्रोडक्ट भी तैयार किया है जिसका नाम है दिवा फीस। तो ये भी एक पूरा नेचुरल और हर्ब से है, थोड़ा कड़वा है क्योंकि प्योर हर्ब्स है। तो लेकिन बहुत अच्छा सा काम करता है। अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपको कोई और मेडिसिन की जरूरत ना पड़े तो उसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारी ऐसी हर्ब्स दी हैं जो आपकी डाइट की जगह काम करती हैं। तो ऐसी फीमेल्स जिनको पास डाइट लेने का टाइम नहीं है वो उसको यूज कर सकती हैं, लेकिन एक्सरसाइज का तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको एक्सरसाइज तो करनी पड़ेंगी, अपने यूट्रस का ध्यान रखना ही पड़ेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने इसको सुना और सब सीमा जी ने हमारे पास साथ शेयर भी करा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, हम लोग सैटरडे को मिलेंगे और फिर से हम ऐसी छोटे छोटे सेशन लाइव लेके आते रहेंगे। थैंक यू।